Hello student, welcome to my class. Today I am going to take class 9th history chapter 2. The name of the chapter is Socialism in Europe and the Russian Revolution. This is part 3. तो इससे पहले हमने इस चैप्टर के 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। तो जो पहला पार्ट था उसमें हमने देखा था क्या क्या कंडीशन थे रशिया का रशियन रेवोल्यूशन से पहले। हमने देखा था कि रशिया का एम्पायर बहुत ही बड़ा था और उसका जो राजा था जिसे जार कहते थे लोग, वो बहुत ही पावरफुल था। और जब वहाँ पे प्रॉब्लम होने लगी तो 3 टाइप्स के ग्रुप्स आए, रेडिकल, लिबरल और कंजर्वेटिव, जो अपने अपने आइडियाज़ देने लगे कि किस तरह से चेंज आना चाहिए रशिया में। उसके बाद हमने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कैपिटलिज्म आया और कैपिटलिज्म के कारण जो लेबर्स को प्रॉब्लम हुए उसका सॉल्यूशन लेकर के सोशलिज्म आया। जब सोशलिज्म आया तो लेबर ऑर्गेनाइज होने लगे, पॉलिटिकल पार्टीज में कन्वर्ट होने लगे और ये सोशलिज्म का आइडिया ना केवल रशिया में बट ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल गया। और फिर हमने देखा कि वो सोशलिज्म रशिया में आपके बोल्शेविक और मेंशेविक पार्टी में डिवाइड हो गया। और फिर हमने सेकेंड पार्ट में देखा कि किस तरह से 3 रेवोल्यूशंस हुए रशिया में। सबसे पहले 1905 में रेवोल्यूशन हुआ जिसके वजह से वहाँ पे ड्यूमा फॉर्म हुआ। उसके बाद आपका फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ जिसके वजह से रशिया में मोनार्की का एंड हुआ और मेंशेविक गवर्नमेंट पावर में आई। और उसके बाद आखिरी में आपका अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ और जिसके वजह से मेंशेविक गवर्नमेंट को हटा दिया गया और बोल्शेविक पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ लेनिन पावर में आ गई। अब हम थर्ड पार्ट में देखेंगे कि आपके अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद रशिया में क्या क्या चेंजेस आए। तो जब अक्टूबर रेवोल्यूशन हो गया तो लेनिन उनका हेड बन करके वहाँ पर रूल करने लग गया और उसने कई चेंजेस लाए रशिया में। तो सबसे पहले उसने क्या किया, नेशनलाइज किया, बैंक और इंडस्ट्री सभी को उसने नेशनलाइज कर दिया। उसने इसके अलावा जो लैंड था उसे सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया और फार्मर्स को उसमें डिस्ट्रीब्यूट करने का अनाउंसमेंट कर दिया। उसने यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि फार्मर नोबल से अपने लैंड छीन सकते हैं। तो इस तरह से उसने लैंड फार्मर्स के नेम में कर दिया। उसके बाद जो ओल्ड टाइटल्स थे एरिस्टोक्रेसी के, जो हाई क्लास के लोगों को ओल्ड बड़े बड़े टाइटल्स मिला करते थे, जैसे अपने कंट्री में लॉर्ड, जमींदार, इस तरह से जो टाइटल मिला करते थे उनको उसने बैन कर दिया। उसने अपने आर्मी के लिए न्यू यूनिफॉर्म भी इंट्रोड्यूस किया जिसमें एक सोवियत हैट होता था जो बहुत ही यूनिक होता था। उसको आप ब्यूडिनो बोका भी कहते थे और उसको उसने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद जब वो पावर में आ गया तो उसी समय क्या होता है, रशिया में कुछ सिविल वॉर जैसा कंडीशन हो जाता है। सिविल वॉर क्या होता है? सिविल वॉर होता है जब आपका एक कंट्री का दूसरे कंट्री से लड़ाई नहीं होता, उस कंट्री में उस कंट्री के लोग ही अलग अलग ग्रुप हो जाती है उस कंट्री के अंदर और वो ग्रुप ही आपस में लड़ने जब लगती है तो उसको कहा जाता है सिविल वॉर। तो कंट्री के अंदर ही उनके वॉर होने लग गया। इसका क्या किस तरह से ये वॉर स्टार्ट हुआ वो हम देखते हैं। तो जब लेनिन देखिए पावर में जब आता है तो एक्चुअली अनाउंसमेंट हुआ था जब मोनार्की हटी थी कि एक इलेक्शन कंडक्ट होगा और इलेक्शन के थ्रू जो जीतेगा वही गवर्नमेंट बनाएगा। तो अब लेनिन को शिकायत थी कि मेंशेविक गवर्नमेंट ने इलेक्शन नहीं कंडक्ट कराया। तो जब अब बोल्शेविक पार्टी यानी लेनिन पावर में आते हैं तो वो इलेक्शन डेफिनेटली कंडक्ट कराते हैं, मगर जब इलेक्शन कंडक्ट होता है तो उनकी जो बोल्शेविक पार्टी है जिसको अब वो कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं वो एक्चुअली इलेक्शन में मेजॉरिटी नहीं पा पाती और वो इलेक्शन में एक्चुअली हार जाती है। तब क्या होता है, रशिया में 3 पार्टीज बन जाती हैं, 3 ग्रुप हो जाते हैं एक्चुअली एक तरह से, रेड वर्सेस ग्रीन वर्सेस वाइट 3 ग्रुप हो जाते हैं और सब एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। जो रेड होते हैं वो एक्चुअली लेनिन के सपोर्टर होते हैं, ग्रीन भी सोशलिस्ट होते हैं पर उनका सोशलिज्म का आइडिया लेनिन के सोशलिज्म के आइडिया से थोड़ा डिफरेंट होता है, और जो व्हाइट होते हैं वो प्रो जारिस्ट होते हैं, यानी कि वो जार को सपोर्ट करने वाले ग्रुप जैसे कि कंजर्वेटिव्स होते हैं ना, उस तरह के ग्रुप्स थे जिसमें आपके नोबल्स और हाई क्लास पीपल आते थे। ठीक है, तो इस 3 तरह की ग्रुप हो जाती है उसी समय कंट्री में और ये तीनों ही ग्रुप आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाती है। तो अब क्या है, देखो इलेक्शन इसने कंडक्ट कराया मगर इलेक्शन में इसको मेजॉरिटी नहीं मिलती है, मगर लेनिन को पावर में रहना था तो उसने क्या किया, अपने आप को पावर में रखने के लिए रशिया के कुछ पॉलिसीज को चेंज कर दिए।
तो बहुत सारे चेंजेस उसने रशिया में लाए ताकि वो अपने आप को पावर में रख सके। तो क्या क्या चेंजेस लेनिन ने लाए ताकि अपने आप को पावर में रख सके? तो लेनिन ने सबसे पहले तो नेशनल जो असेंबली थी ना, उसी को डिसॉल्व कर दिया। उसके बाद रशिया को वन पार्टी स्टेट बना दिया, यानी कि सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी रहेगी और कोई पार्टी इस कंट्री में नहीं रहेगी, यानी सिर्फ एक ही पार्टी को मान्यता उसने दी। तो कम्युनिस्ट पार्टी को ही सिर्फ वन पार्टी स्टेट बना दिया उसने रशिया को। उसके बाद उसने ट्रेड यूनियंस, ऑर्गेनाइजेशन, इन सब को कंट्रोल करना शुरू कर दिया ताकि कोई यूनियंस बना के उसके अगेंस्ट खड़े ना हो जाए। सीक्रेट पुलिस भी वो मेंटेन करने लगा ताकि उन लोगों को पनिशमेंट दे सके जो बोल्शेविक के अगेंस्ट बोलते हैं। उसके बाद उसने जर्मनी के साथ पीस एस्टैब्लिश कर दी, क्योंकि वो तो वैसे भी चाहता था कि रशिया विड्रॉ कर ले वॉर से और जर्मनी के साथ पीस कर दे, क्योंकि जर्मनी उनके बाल्टिक सी को कैप्चर करके उनके कंट्री में गुड्स की सप्लाई को रोक रहा था, जिससे रशिया को नुकसान हो रहा था। तो उसने जर्मनी के साथ अपना पीस एस्टैब्लिश कर देता है, चाहे उसको कितनी भी अपोजिशन मिली वो उससे नहीं सुनता और वो जर्मनी के साथ पीस एस्टैब्लिश कर देता है। और वो अपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से विड्रॉ भी कर लेता है। रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने से पहले ही वर्ल्ड वॉर से विड्रॉ कर लेती है। उसके बाद वो लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन वो फैमिली के नीड के बेसिस पे करता है। तो ये सारे चेंजेस वो लाता है। तो इस तरह से जब वो नेशनल असेंबली को एबॉलिश कर देता है, सीक्रेट पुलिस बनाता है, ट्रेड यूनियन को कंट्रोल करने लगता है, रशिया को वन पार्टी स्टेट बना देता है, इस तरह के चेंजेस लाके वो अपने आप को पावर में रखा रहता है और वो पावर में रह करके रशिया को रूल करने लगता है। तो इसी समय क्या होता है, जब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहा होता है ना जब लैंड का, तो ये जो आर्मी मैन थे, क्योंकि गांव में रीडिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था लैंड का, तो ये अपने लैंड के बंटवारे के लिए अपने अपने गांव चले जाते हैं। तो इनकी जो आर्मी होती है ना उस समय वीक हो जाती है थोड़ी सी, तो जिसके लिए एक्चुअली बोल्शेविक पार्टी को बहुत ज़्यादा कंडेम किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है। और इसी समय जो वो दूसरी दो आर्मी बन चुकी थी रशिया में, अब 3 आर्मी हो चुकी थी, एक रेड आर्मी, एक ग्रीन आर्मी, एक व्हाइट आर्मी। तो ये जो ग्रीन आर्मीज थी जो सोशलिस्ट और लिबरल्स के थे, और जो व्हाइट आर्मी थी जो कंजर्वेटिव्स की थी, ये लोग भी अपने अपने ट्रूप्स, अपने अपनी आर्मी तैयार कर देते हैं और बोल्शेविक के खिलाफ लड़ाई लड़ने लगते हैं। तो इसी लड़ाई में ना इनका दूसरी कंट्री जैसे अमेरिका, ब्रिटिश, जापान, फ्रांस, ये लोग भी इसको सपोर्ट करते हैं। जो लेनिन के अपोजर्स होते हैं ना, जो लेनिन को अपोज कर रहे होते हैं, उनको ये लोग सपोर्ट देते हैं पीछे से। तो ये कंट्री इनको क्यों सपोर्ट देती हैं? क्योंकि एक्चुअली में ये जो अमेरिका, ब्रिटेन था और आपके जो फ्रांस था, जापान था, ये सब कैपिटलिस्ट कंट्री थे। ये सोशलिज्म, और सोशलिज्म क्या होता था, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट होता था। तो ये नहीं चाहते थे कि जो ये रशिया में सोशलिज्म फैला है ये इनके कंट्री में फैल जाए, इसीलिए ये सोशलिज्म को रोकना चाहते थे। इसीलिए वो लेनिन के अगेंस्ट जो भी खड़े थे उनको सपोर्ट करने लगते हैं और उनके सिविल वॉर को इनकरेज करने लगते हैं। तो ये जो सिविल वॉर जो सिचुएशन था ना, ये काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था रशिया में। कहीं कहीं जैसे व्हाइट वालों को भी पावर मिला था। तो व्हाइट क्या थे, आपकी प्रो जारिस्ट थे, कंजर्वेटिव्स थे। अब कंजर्वेटिव्स में कौन आते हैं, नोबल एंड हाई क्लास पीपुल आते हैं। तो जब वो किसी किसी जगह पे पावर में आने लगे तो वो क्या करने लगे, अपना लैंड वापस लेने लगे फार्मर से, क्योंकि फार्मर्स ने तो नोबल्स के लैंड को छीन लिया था। तो ये अपने लैंड को वापस लेने लगे, जिससे फार्मर उनके अगेंस्ट हो गए और फिर से वो अपना सपोर्ट लेनिन को दे देते हैं। तो अब लेनिन को क्या मिला, फार्मर्स का सपोर्ट फिर से मिल जाता है। धीरे धीरे लेनिन का पावर इंक्रीज हो जाता है और वो आधा से ज़्यादा रशियन एम्पायर को कंट्रोल करने लगता है। फिर वो अपने पावर को और बढ़ाता है और रशियन नॉन रशियन नेशनलिस्ट का और मुस्लिम जेडिडिस्ट का, मुस्लिम जेडिडिस्ट आपके मुस्लिम मॉडर्निस्ट रिफॉर्मर्स हुआ करते थे, तो उनका सपोर्ट इसको मिल जाता है। किसी किसी जगह पे तो वो कई लोकल नेशनलिस्ट के को बोल्शेविक पार्टी मारती भी है, जान से मार डालती है लोकल नेशनलिस्ट को, ये कहकर कि इन पे वो चार्जेस लगाती है कि ये एंटी सोशल है या एंटी सोशलिज्म के अगेंस्ट है, यानी सोसाइटी का कंट्रोल हो सारे प्रॉपर्टी में, इस आइडिया के अगेंस्ट है। ऐसा करके कई लोकल नेशनलिस्ट को वो मार डालती है। तो इस बात के लिए उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि वो कई लोकल नेशनलिस्ट को इस चार्ज पे मार दी कि वो एंटी सोशलिस्ट हैं। तो इसके लिए वो उसका रेमेडी, उसके कॉम्पनसेशन में वो क्या करता है, जब वो मतलब उसका कंट्रोल होने लगता है ना हर जगह, तो वो कुछ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी लोकल एरिया में लोकल नॉन रशियन नेशनलिस्ट को दे देता है। और इस तरह से उसका जब पावर पूरी जगह बढ़ जाता है लेनिन का, तो वो आपका यूनाइटेड यूएसएसआर आपका
फॉर्म करता है 1922 में। तो 1922 में आपका यूएसएसआर, आपका सोवियत यूनियन आपका फॉर्म हो जाता है। तो ये सब आपका लेनिन आपका क्या कर रहा है, पूरे रशिया को फैला करके, सारे रशिया को अपने कंट्रोल में ला करके उसने यूएसएसआर का फॉर्मेशन कर देता है। तो जब यूएसएसआर बन जाता है तो फिर वो हर पूरे जगहों पर बैंक और इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर देता है, लैंड को सोशलाइज कर देता है और कलेक्टिव वर्क करने के लिए कहता है सबको। 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस करता है। 5 ईयर प्लान उसके बहुत सक्सेसफुल रहे। उसने 5 ईयर प्लान से रशिया की इकोनॉमी को काफ़ी डेवलप किया। इस 5 ईयर प्लान को, जो रशिया की 5 ईयर प्लान थी ना, उससे इंस्पायर्ड होकर ही हमारे कंट्री में भी 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस होते हैं। फिर उसके बाद वो सारे प्राइजेस को भी फिक्स कर देता है और इन प्राइजेस को फिक्स करके अपने दो 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री को इंपॉर्टेंस दे करके इस तरह से वो रशिया को डेवलप करने लगता है। तो लेनिन के अंदर आपकी रशियन इकोनॉमी ग्रो होने लगती है। तो ये जो सारे पॉलिसी यूएसएसआर अपनाता है अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, डेफिनेटली आपका यूएसएसआर डेवलप हो जाता है इकोनॉमिकली और एक्चुअली ये वर्ल्ड का पावरफुल कंट्री बन जाता है। उस समय आपका यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही एक बराबर के पावर के माने जाते थे, ठीक है। मगर एक्चुअली एक तरफ तो वो डेवलपमेंट ला रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन ला रहा था और पावरफुल ब्लॉक बन रहा था आपके वर्ल्ड का, मगर दूसरी तरफ उनके जो पुअर लोगों का कंडीशन था वो कुछ खास इम्प्रूव हुआ नहीं। अभी भी वहाँ पे कई लोग ऐसे बहुत ही बुरे कंडीशन में रहते थे। उनको 4th फ्लोर से नीचे टॉयलेट करने के लिए आना पड़ता था क्योंकि टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं थी। तो ऐसा बहुत सारा डेवलपमेंट अभी भी यूएसएसआर में एक्चुअली आया नहीं था। हालांकि उसने कुछ डेवलपमेंट भी किए, जैसे स्कूल सिस्टम खोल दिया, क्रीचेस खोल दिए फैक्ट्रीज में जहाँ पे औरतें अपने बच्चों को रख सके, गुड क्वार्टर्स बनाए वर्कर्स के लिए, मगर ये हर जगह नहीं बना, किसी किसी जगह बना। इवनली वो हर जगह पे नहीं बन पाया क्योंकि रिसोर्सेज की कमी थी। तो हर जगह इतना डेवलपमेंट नहीं आया। डेफिनेटली उसने रशिया को डेवलप किया और कई जगह अच्छा काम भी किया, पर वो हर जगह नहीं पहुंचा। फिर लेनिन की आपकी जब डेथ हो जाती है ना, तो स्टेलिन पावर में आता है। तब लेनिन के बाद स्टेलिन अपना बोल्शेविक पार्टी का दूसरा लीडर पावर में आता है। तो जब स्टेलिन आता है ना, तो 1927-28 में आपका ग्रेन सप्लाई का प्रॉब्लम क्रिएट होता है क्योंकि फार्मर रिफ्यूज कर देते हैं कि हम फिक्स प्राइस में ग्रेन को नहीं सेल करेंगे, ठीक है। तो आपका ग्रेन का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है रशिया में। इसको सॉल्व करने का स्टालिन कोशिश करने लगता है। पहले उसको लगता है कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, लोग अपना जो माल है उसको छुपा करके रखे हुए हैं और जानबूझ करके उसको बेच नहीं रहे हैं और मतलब कि उसको इंतजार कर रहे हैं कि दाम बढ़ जाएगा तो बेचेंगे करके, तो ये ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं कुछ लोग, ऐसा उसको डाउट आता है। तो वो चेकिंग कराता है, रेड करता है जगह जगह, बड़े बड़े रिच लोगों के घर में, नोबल्स के घर में, मगर उसको कोई सॉल्यूशन इससे नहीं मिलता। उसका आपका जो फूड सप्लाई का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व नहीं होता। तो बाद में उसको समझ में आता है कि ये उसके वजह से नहीं हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है ना कि इसने क्या किया था, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन किया था। जब डिस्ट्रीब्यूशन किया था तो सबके पास थोड़ा थोड़ा लैंड चला गया था। अब क्या हुआ, लैंड का साइज छोटा हो गया था। छोटे लैंड के साइजेस में आप मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते, आप कमर्शियल फार्मिंग नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते, और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंप्रूव करना है तो लार्ज लैंड का होना जरूरी है। तो इसीलिए क्या हुआ कि छोटे छोटे लैंड जो बढ़ गए थे, इसके वजह से इनके कंट्री में मैकेनाइजेशन या कमर्शियल एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस नहीं हो पा रहा था। तो स्टेलिन को तब ये समझ में आता है बात, तो वो एक नया पॉलिसी लेके आता है, कलेक्टिवाइजेशन का पॉलिसी लेकर आता है। तो स्टेलिन कलेक्टिवाइजेशन का जो प्रोग्राम आता है उसमें वो कहता है कि अब जो ये सारा लैंड है ना, ये गवर्नमेंट का है, इसको इकट्ठा करके कल्टीवेशन किया जाएगा। सारे फार्मर्स को अपना लैंड एक जगह करना होगा, कोई लैंड किसी का नहीं, सोसाइटी का लैंड है अब मतलब कि ये गवर्नमेंट का लैंड है। ये लैंड इकट्ठा होकर इसमें कल्टीवेशन होगी और कल्टीवेशन के बाद जो प्रोडक्शन होगा उसका प्रॉफिट आप फार्मर को शेयर करोगे। लैंड शेयर नहीं करना है अब लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो कि उस लैंड से आएगा, यानी सबको एक साथ कल्टीवेशन करनी पड़ेगी। तो ये कल्टिवाइजेशन का जो कलेक्टिवाइजेशन का जो पॉलिसी लेकर के आता है स्टालिन, ये कलेक्टिवाइजेशन का पॉलिसी हर एक को पसंद नहीं आता, कुछ लोग इसके अगेंस्ट है। क्योंकि देखो आप जब लैंड को इकट्ठा कर दोगे तो कोई ज़्यादा काम करता है, कोई कम काम करता है, सबको पता है कि प्रॉफिट तो बराबर से सबको बंटनी है। तो अगर हम करेंगे भी तो उतना ही मिलेगा, नहीं भी करेंगे तो हम उतना ही मिलेगा। तो इस तरह की सोच करके कुछ लोगों की सोच होती है कि चलो काम करना है, कुछ लोगों की सोच होती है कि प्रॉफिट तो मिलना ही है तो काम नहीं करना है। तो इसीलिए कुछ लोगों को ये
ये पॉलिसी पसंद नहीं आती। तो जब पसंद नहीं आती ना, तो अपना गुस्सा दिखाने के लिए अपने लाइफ स्टॉक, अपने जो कैटल्स वैटल्स होते हैं ना, उनको ये लोग मारने लगते हैं। और 1929 और 30 तक आते आते ये जो जितने कैटल्स थे ना, उनका 1/3 कैटल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उनके कंट्री में। तो इस तरह से लोग अपना गुस्सा दिखाने लगते हैं, कलेक्टिवाइजेशन के अगेंस्ट हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा कलेक्टिवाइजेशन को अपोज करते हैं। मगर स्टेलिन और जो भी बोल्शेविक के लीडर होते हैं वो काफ़ी हार्श हुआ करते थे, तो वो पनिशमेंट देने लगते हैं लोगों को। जो भी कलेक्टिवाइजेशन का अपोज कर रहा है उसको पनिशमेंट दो, उसको कहीं जेल वेल में डाल दो या कंट्री से निकाल दो, इस तरह का वो पनिशमेंट देने लगते हैं। तो जब ये फार्मर्स को इस तरह से पनिशमेंट मिलने लगता है, तो फार्मर मतलब कि आवाज़ उठाते हैं कि हमें इस तरह से पनिशमेंट क्यों दिया जा रहा है, हम ना तो रिच हैं, ना तो सोशलिज्म के अगेंस्ट है, हमारा मना करने का तो रीज़न ही कुछ और है, सबके अपने अपने पर्सनल रीज़न है जिसकी वजह से हम मना कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जब स्टेलिन के पास एक साथ मिलकर के जब ये अपनी बात रखते हैं, तो स्टेलिन ठीक है अलाउ कर देता है कि ठीक है इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन कर सकते हैं, जो चाहते हैं वो इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन कर सकते हैं, पर उनके साथ गवर्नमेंट कोई सिंपैथी नहीं रखेगी, उनको कोई कंसेशन, कोई हेल्प नहीं देगी। तो इस तरह से स्टेलिन थोड़ा सा अलाउ करता है। मगर ये सारा कलेक्टिवाइजेशन दूसरी जगह पे इंट्रोड्यूस होता है, मगर कलेक्टिवाइजेशन के बाद भी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होता, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन उतना का उतना ही रहता है। और 1933 के बीच में आपके यूएसएसआर में बहुत बड़ा फेमाइन आता है जिसमें 4 मिलियन लोग मर जाते हैं। ठीक है, तो ये जब इस तरह से होता है, ग्रेट फेमाइन जब आता है रशिया में और लोग मर जाते हैं, तब इन्हें रियलाइज होता है कि कलेक्टिवाइजेशन एक्चुअली फेल हो गया है। ठीक है, तो इसी के बाद ना आपका सोशलिज्म का क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाता है। तो लोग को लगता है कि ये देखो, इस सोशलिज्म की जो पॉलिसी है, ठीक है आप सोशली कंट्रोल करो, सबको देखो, मगर जब ये सोशलिज्म का पॉलिसी आता है तो कुछ डिफेक्ट्स भी होते हैं इसके। इसमें क्या होता है, सब लोग को मालूम है कि प्रॉफिट तो शेयर होना है, तो कोई मेहनत करेगा, कोई नहीं मेहनत करेगा। ठीक है, और बाद में तो सबको मिलना है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, इसमें क्वेश्चनिंग उठने लगती है कि ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है सोशलिज्म के अंदर में, ये जो कलेक्टिवाइजेशन का पॉलिसी है, ये तो कुछ सक्सेसफुल हो नहीं रहा है, तो क्या सच में सोशलिज्म सही है? और कुछ लोग जो भी को ये बुरा लगता है कि हम अगर कुछ भी बोलते हैं सोशलिज्म के अगेंस्ट, तो हम पे चार्ज लगा दिया जाता है कि हम कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, और फिर हमको हार्श पनिशमेंट दिया जाता है और हमें कंट्री से बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्या इस तरह से ये इस तरह की पॉलिसी सही है कि हम कुछ बोल ही नहीं सकते किसी पॉलिसी के अगेंस्ट में, हमें कोई राइट ही नहीं है कि हम अपना ओपिनियन रख सके? और इसमें क्या होता है, इतने लोगों को पनिशमेंट दिया जाता है, कलेक्टिवाइज इतने हार्श होते हैं, उनके जो लीडर्स होते हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं अपने रूल्स के हिसाब से। 2 मिलियन पीपुल्स को वो प्रिजन में भेज देते हैं, कई लोगों को लेबर कैंप में भेज देते हैं, कई लोगों को इतना टॉर्चर करते हैं और फोर्स करते हैं कि अपना जो जानबूझ के फॉल्स कन्फेशन करो, यानी कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, मतलब झूठ मूठ का उनसे कन्फेशन कराना। तो इस तरह की जब चीज़ें होने लगती है ना सोशलिज्म में, तो एक्चुअली सोशलिज्म पे क्वेश्चन उठने लगता है कि क्या सच में सोशलिज्म सही है? मगर ठीक है, जब भी जो भी सोशलिज्म का आइडिया रशिया में आया, उस सोशलिज्म के आइडिया से हमें वर्ल्ड को बहुत कुछ मिला है। फर्स्ट टाइम सोशलिज्म एक आइडिया, एक सोशलिज्म के तरीके से भी कोई प्लेस को चलाया जा सकता है। सोशलिज्म का आइडिया पहली बार वर्ल्ड के सामने आया। बहुत सारी कंट्री 100% तो नहीं सोशलिज्म को अपना सकी, मगर कुछ आइडियाज ऑफ सोशलिज्म को जरूर अपनाई है। हमारी कंट्री भी सोशलिस्ट है, उनके जितना उनकी पूरी आइडियाज को तो नहीं अपनाए हम लोग, पर कुछ कुछ बातों को डेफिनेटली हम लोगों ने अपनाया है। और उनके कंट्री से इंस्पायर्ड होके, उनके रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड होके आगे चल के भी दूसरी जगहों पे कई रेवोल्यूशन चले हैं, नेशनलिज्म की भावना आई है लोगों के अंदर। और कम्युनिज्म और सोशलिज्म को प्रैक्टिकली कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, इसको भी उसने करके दिखाया सोशलिज्म ने। और बहुत सारी कंट्री तो जैसे इस रेवोल्यूशन के बाद, जैसे चाइना, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, ये सब कंट्री कम्युनिस्ट बन जाती हैं जब आपका रशियन रेवोल्यूशन के बाद में। फ्रांस, ब्रिटेन और इंडिया जैसी कंट्री में इनके आइडिया से इंस्पायर्ड होकर के कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म होता है। हमारे कंट्री में भी कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म है उनके कुछ आइडिया से इंस्पायर्ड होकर के। तो डेफिनेटली आपका सोशलिज्म का कुछ फायदा हुआ है और कुछ नुकसान भी हुआ है।
आपके लेनिन ने आपके यूएसएसआर को काफी डेवलप भी किया, मगर कुछ मामलों में वो पीछे रह गया। यानी कि ये जो लेनिन और स्टेलिन ने डेफिनेटली डेवलपमेंट लाने की कोशिश की यूएसएसआर में, और बाकी के भी जो उसके बाद जो लीडर्स आए उन्होंने भी यूएसएसआर को डेवलप करने की कोशिश की, और डेफिनेटली यूएसएसआर इकोनॉमिकली डेवलप हो गया, वर्ल्ड का मेजर पावर बन गया, पर ये बना फ्रीडम के कॉस्ट पे। यानी इसको लाने के लिए उसने लोगों की फ्रीडम को दांव पे रख दिया। यानी कि आप वो मतलब कि वो फ्रीडम्स उनका छीन लिया गया, कुछ वो बोल नहीं सकते, कुछ उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, और तो इस बिल्कुल हार्श तरीके से उन पर कंट्रोल किया गया। तो इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल फ्रीडम पे आप हमला करते हो। और इनकी जो हार्श पॉलिसी थी उनके पर भी क्वेश्चनिंग हुई कि क्या ये हार्श पॉलिसी अच्छी है। खुद उनके कंट्री में इन सब चीज़ों के लिए बगावत होने लग गई, और एट द एंड क्या होता है, फाइनली आपका यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है 1991 में, और वो डिवाइडेड हो जाता है। इनके डिसइंटीग्रेशन में एक्चुअली दूसरे कंट्री भी एक्चुअली नहीं चाहते थे कि ये सोशलिज्म का आइडिया ज़्यादा फैले, स्पेशली यूएसए और जो दूसरे कंट्रीज होते थे ना, वो सब कैपिटलिस्ट कंट्री थे। तो ये सोशलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट है, क्योंकि सोशलिज्म कैपिटलिज्म के अगेंस्ट होता है, ठीक है। तो ये लोग बिल्कुल उसको फैलने नहीं देना चाहते थे, ये यूएसए और दूसरे कैपिटलिस्ट कंट्री जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, आपका जर्मनी, तो ये सब इनको बिल्कुल भी फैलने से रोकना चाहते थे। तो इसी वजह से क्या होता है, आपका सोशलिज्म आपका वहाँ और ज़्यादा फैल नहीं पाता बहुत ज़्यादा, और आपका यूएसएसआर एट द एंड डिसइंटीग्रेट हो जाता है 1991 में। फिर यूएसएसआर डिवाइड हो जाता है, रशिया बन जाती है, और बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री उसमें से इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन करके निकल जाते हैं। तो आपका रशियन रेवोल्यूशन यहीं तक है। आपने देखा कि रशियन रेवोल्यूशन से पहले क्या कंडीशन थे, फिर कैसे रशियन रेवोल्यूशन हुआ, और उसके बाद रशिया में क्या क्या चेंजेस आए। So I hope you understand this chapter. If you understand this chapter, student, do like, share and subscribe MP Social View. Thank you, student. Thanks for watching and happy learning.